पहला क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये MCQs हैं, चार चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो ठीक है उसको आपने सर्कल करना है या टिक कर देना है। इससे पहला है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंस बी। ए और बी का जो डिफरेंस है, ए से बी को माइनस करना है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो ये पता होना चाहिए कि ए माइनस बी क्या होता है। वो वाले एलिमेंट जो ए में हों लेकिन बी के ना हों, बी के निकाल दिए जाएं। अब इसमें सिर्फ ए के हैं, इसमें वो कह रहा है कि ए के हैं और बी के नहीं हैं। इसमें कह रहे हैं ए के भी हैं बी के भी हैं, इसमें सिर्फ बी के हैं। इसमें आप देखो सर इसमें एक आता है, इसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो ए के होंगे और उसमें बी के नहीं होंगे, ये नॉट एलिमेंट। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप ज़हन में रखें, क्योंकि उन्होंने बी को माइनस किया हुआ है, इसलिए बी का ना होना भी यहाँ मेंशन करना बेहतर रहेगा। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। इसमें अब ए यूनियन बी इक्वल टू ए है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है। तो इसमें देखिए यूनियन करो तो फिर भी ए बनता है, इंटरसेक्शन करो तो फिर भी बी बनता है। तो इसमें बड़ा सेट कौन सा बनता है? इसमें जो बड़ा सेट होगा ना वो ए वाला है, ठीक है। और इसमें ये भी इसमें है कि क्योंकि अगर उनको इकट्ठा करो तो वो ए बनता है, अगर उनका इंटरसेक्शन करो तो बी बनता है। तो इसमें ये इक्वल भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है ना, क्योंकि अगर उनको इकट्ठा करो ए भी है और उनका इंटरसेक्शन करो तो बी है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो सब सेट है ना, इसमें जो बी होगा वो सब सेट हो सकता है, क्या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो इसमें जो छोटा सेट होता है वो सब सेट होता है जो कि बी बन रहा है इंटरसेक्शन में बी, और जो सब सेट का सेट होता है ना बड़ा, उसको बोलते हैं सुपर सेट। तो ए सुपर सेट होगा। इसमें देखें कि पहले वाले में उन्होंने कहा हुआ है कि ए सब सेट है, इसमें उन्होंने इसको सुपर सेट या इक्वल सेट नहीं कहा गया, लेकिन सी सेट में बताया गया है कि सी में ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। इसमें तो नॉट इक्वल टू है, तो ये सुपर सेट का ऑप्शन इसमें द बेस्ट रहेगा। अब इसमें है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी, कि वो इसका सबसेट है और अगर ए में से बी को माइनस किया जाए तो थर्ड वाले में ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये जो बगैर लाइन का होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट, देन ए माइनस बी। तो जब ए जो है ये सबसेट है, यानी कि बी बड़ा सेट है ए छोटा सेट है, लेकिन ए सेट इसी में से ही लिया गया है। वो कह रहे हैं अगर ए में से बी के एलिमेंट निकाल दें, ए के तो सारे एलिमेंट थे ही वो जो बी के अंदर थे, तो अगर बी वाले भी तमाम एलिमेंट निकाल ले तो बाकी क्या बचेगा? बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी एम्प्टी सेट ही बचेगा। तो ये मैंने एक सेट बना के आपको दिखा भी दिया कि ए क्योंकि बताया हुआ था उन्होंने ए इज़ अ सब सेट है, तो प्रॉपर सब सेट। तो ये ए है ये बी है, बी बड़ा है, तो अगर ए में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे, ये निकाल लेंगे, तो बाकी इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये एम्प्टी सेट आएगा। अब ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल उस वक्त ही हो सकते हैं, जो डिफरेंस का सेट होता है ना ये वैसे इक्वल नहीं होता, लेकिन ये इक्वल उसी वक्त होता है कि जब दोनों सेट इक्वल होंगे। तो ए इक्वल टू बी, ए से बी को माइनस कर दो क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो फिर भी एम्प्टी आएगा, और बी में से ए को माइनस कर दो फिर भी एम्प्टी आएगा। तो ये क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इस तरह ये वाला ऑप्शन इसके लिए द बेस्ट रहेगा। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज डैश सेट। ऐसे सेट जो कॉमन एलिमेंट होगा ए का और ए कंप्लीमेंट का, ठीक है ना, वो कौन सा? तो ए और ए कंप्लीमेंट का कोई एलिमेंट भी आपस में कॉमन नहीं होगा, लिहाजा इनके जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा ना वो एक नल सेट होगा, ठीक है ना। ए सेट और ए कंप्लीमेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कोई एलिमेंट इसका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए को तो सारा माइनस कर दिया गया होता है। ए कंप्लीमेंट उसी वक्त बनता है ना जब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया जाए, यानी ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए। जब ए के एलिमेंट्स सारे निकल गए फिर तो ए का और ये होता है ए कंप्लीमेंट यानी ये होता है। तो ए कंप्लीमेंट बनता है उस वक्त है कि जब यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को निकाल दिया जाए। तो इसलिए ए कंप्लीमेंट और ए के एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं होगा।
तो लिहाजा इसका जो सेट होगा ना जो कॉमन एलिमेंट्स का वो एक नल सेट होगा, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, खाली सेट कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था ना वो नल सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन, जो रियल नंबर होते हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो रियल नंबर होते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते, तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी और सी उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है कि हम इसको जो किधर गया ये वाला, इसको हम ये दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ये यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। जो रियल नंबर होते हैं ना उसमें उसको डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, वो टेबुलर फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, तो इनका उन्होंने डी में कह दिया बी और सी दोनों, तो ये डी पार्ट इसके लिए ठीक रह जाएगा। तो साथ में ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें यह है कि इसका डोमेन बताना है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन होते हैं इनके ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट। 2 4 2 है ना, लेकिन इस 2 को अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है, ये 2 और 4। इसका ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर दो एलिमेंट को 2 दफ़ा लिखते जाए वो तो सेट नहीं ना होता, वो तो सेट की फिर सेट की डेफिनेशन में नहीं आता। 8th पार्ट है इफ़, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इसके ए और बी है ना ये इंटीजर्स हैं, ए और बी को प्लस करने से 0 आ रहा है। इंटीजर्स में आपको पता है ना कि ए उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और वो 0 कब आ सकते हैं, वो 0 उस वक्त आएंगे जब उसमें एक नंबर, जैसे ये ऑर्डर पेयर है ना, रिलेशन ही दिया हुआ ना, तो रिलेशन में अगर एक नंबर हमारे पास हो -1 तो दूसरा +1, यानी एक अपोजिट साइन वाला हो, एक तरफ +2 तो दूसरी तरफ -2, इस तरह होगा तो फिर उनके दोनों को प्लस करने से 0 आता है। उन्होंने कंडीशन दी है कि वो वाला रिलेशन हमने चूज़ करना है जिसमें दोनों एलिमेंट्स को प्लस करने से 0 आ रहा हो। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ रेंज, ये डोमेन ऑफ कि जो डोमेन है वो इसका सबसेट है रेंज का। फिर रेंज उन्होंने कहा है कि रेंज उन्होंने बता दिया कि सबसेट है डोमेन का। फिर उन्होंने कह दिया कि डोमेन इक्वल टू रेंज है। तो ये क्योंकि जो इसकी डोमेन इक्वल टू रेंज होएगा, क्योंकि ये जो होता है ना इंटीजर्स, ये सारे 0 0 वाले लेने होते हैं। आप समझें कि जितने भी वो एलिमेंट्स हैं, जितने भी 0 से लेके ऊपर +-1 +-2, अगर हम सारों को लेते हैं ना तो हमने एक सेट के अंदर, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है कितने लेने हैं, आप समझिए कि 0 से लेके 100 तक लेने हैं, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसमें एक दफ़ा अगर हम 0 लेंगे यानी कि 1 लेंगे माइनस का, तो एक दफ़ा ना प्लस का, इसी तरह -2 और फिर दूसरा हो जाएगा +2, इसी तरह -3 और +3, इस तरह। क्योंकि उस सेट के अंदर हमने एक दफ़ा नेगेटिव के नंबर शुरू में लेंगे, फिर पॉजिटिव के भी पहले लेंगे और नेगेटिव के बाद में। तो इनके वो जो 100 के 100 एलिमेंट होंगे ना 1 से लेके 100 तक, उसमें नेगेटिव के भी होंगे पॉजिटिव के भी होंगे। तो इसी तरह ना वो फिर हमारे पास ना दोनों ही उसकी जो डोमेन और रेंज इक्वल आएगी। इसका ये वाला आंसर बनेगा सी पार्ट वाला। तो इसमें आपने अपनी मर्जी से नहीं, आप इसमें ये ज़हन में रखें कि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने लेना है। तो चाहे आप 0 से लेके 100 तक कर लें, जो 100 मैं कह रहा हूँ ना उसका मतलब है कि पॉजिटिव 100 भी और नेगेटिव 100 भी। तो हम एक दफ़ा पहले वालों में सारे नेगेटिव ले लेंगे 100 तक, इसी तरह फिर और पॉजिटिव बाद में, फिर उसके बाद जब नेगेटिव के ख़त्म हो जाएंगे फिर हम पॉजिटिव के पहले और नेगेटिव के बाद में 100 तक। तो वही नंबर पॉजिटिव का होगा, वही नेगेटिव का होगा, फिर वो 0 के इक्वल आता है ना। तो इस तरह फिर उनकी जो डोमेन और रेंज आपस में इक्वल आएगी। अब 9वां पार्ट है, 9वें पार्ट में है इफ़, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इनका जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से हैं और ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इक्वल टू 12, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 12 के फैक्टर को 12 के जितने फैक्टर होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें देखें 1 और 12, 2 और 6, यानी कि जो 12 का टेबल है उसमें 1 को 12 के साथ मतलब इसका फैक्टर होता है, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ। ये आसा ना अगला से अगला नंबर आता है जा रहा जो 12 के टेबल में आता है। ये सारे देखो 12 के टेबल में आते हैं। तो ये इसके अंदर ये तमाम एलिमेंट इसके फैक्टर्स हैं। बाकियों के अंदर भी फैक्टर तो हैं लेकिन वो कम है।
तो अगर जो हम इसके तमाम जो फैक्टर वो लेंगे ना, इसके अंदर 12 के तमाम फैक्टर आ जाते हैं ए पार्ट में, बाकी के अंदर फैक्टर तो हैं लेकिन थोड़े हैं। अब 10th पार्ट है, इफ़ नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ए सेट है, उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो p है, तो देन a/a, तो इनका जब भी इनका ये मल्टीप्लाई हम जब इसका फाइंड करना होता है तो फिर इसका क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स की तादाद को इसके एलिमेंट्स की तादाद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके एलिमेंट भी p हैं, ये p है ना बताया उन्होंने, तो दूसरे सेट के एलिमेंट की तादाद भी p है, तो p को p से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर पेयर जब मालूम करते हैं ना, तो उनके एलिमेंट्स की अगर तादाद मालूम करनी हो तो जिन दो सेट्स की मालूम करने होते हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद को आपस में मल्टीप्लाई करके हम उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद p बताई है, तो इसके एलिमेंट की तादाद भी p है, इसके एलिमेंट की तादाद भी p है, तो p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर होता है। कुछ बच्चे ना मल्टीप्लाई में ऐसा ना हो कि ये 2p कर लें, मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर प्लस होती है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो n t है, तो इसमें बाइनरी रिलेशन मालूम करनी है। तो बाइनरी रिलेशन b/b के जो पॉसिबल बाइनरी रिलेशन की तादाद होती है ना वो मालूम करने का फार्मूला होता है 2, इसको इसकी पावर में आ जाता है इसके एलिमेंट्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय इसके एलिमेंट्स की तादाद। तो b के एलिमेंट्स भी t हैं और दूसरा भी b है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय t, तो t को जब t से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा ये 2t स्क्वायर, तो 2 की पावर t स्क्वायर, तो ये d पार्ट इसका आंसर होगा। 9th वाले का भी d था, वो मैंने टिक नहीं किया, वैसे बता दिया था p स्क्वायर, तो इसका भी ये 2t स्क्वायर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ r सेट इक्वल टू ये इसके एलिमेंट्स हैं और s सेट के ये एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन r/s। इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं, कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो इसके जो बाइनरी रिलेशन का फार्मूला होता है 2 की पावर r के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अब s के एलिमेंट कितने हैं, इसके भी 4 ही हैं, तो 4 4 दा 16, तो 2 की पावर 16, तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 16 इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन है। अब राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम r to s, तो इसमें पहले r to s मालूम कर लें तो भी ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी ये 3 रिलेशन इन्होंने कहा 3 रिलेशन हम खुद भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेहतर यही है आपके लिए कि आप ना पहले r/s के तमाम जो इसका ना इसको इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पहले हम मालूम कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना इसको डायरेक्ट भी करेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपके लिए फ़र्स्ट टाइम ये कंसेप्ट है, तो पहले आप इसका ना r/s मालूम कर लें। तो ये मैंने r सेट लिख दिया, ये s सेट लिख दिया। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले a का बारी सब के साथ पेयर बनाएंगे, तो a के साथ दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स का पेयर बन गया। अब इसके बाद जो f है, f के बारी सब के साथ पेयर बना लेंगे, f के साथ b, f के साथ e, इस तरह। तो ये f के साथ भी सब के पेयर बन गए हैं। अब h के साथ सब के पेयर बनाएंगे, फिर s के सब के साथ पेयर बना लेंगे। तो इन तमाम जो पेयर हैं इनको एक सेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब ये इनका प्रोडक्ट आ चुका है। अब जाके अब इनकी जैसे इनका फर्स्ट जो पार्ट था कि इनके जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करें, या इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम s/s, तो वो हम सारे मालूम कर लेते हैं। तो वैसे तो जैसा कि हमने देखा कि इसके बाइनरी रिलेशन तो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कोई 3 लिखने होते हैं इस सारे एलिमेंट्स के। जिस तरह ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट्स के तो सबसेट बहुत ज़्यादा बन सकते हैं ना, लेकिन हमने कोई 3 इसके बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। तो पहला बाइनरी रिलेशन चाहे हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं या कोई इसमें से कोई एक लिख लें a/b। दूसरा बाइनरी रिलेशन लिख लें, उसमें इससे हट के कोई और एलिमेंट लिख लें, चाहे ये वाला शामिल करके 2 एलिमेंट लिख लें, चाहे कोई और ले लें, e लिख लिया हमने, चाहे 2 एलिमेंट लिख लें, चाहे एक भी लिख लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। ये दूसरा बाइनरी रिलेशन हो गया। इसी तरह 3 बाइनरी रिलेशन का आता तो r3,
कोई लिख लें AN, जो दिल में आ रहा है ना इनमें से मैं वो लिख रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई ख़ास मैं कोई तरतीब से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। ये होता है कि दूसरा जो एलिमेंट है ना वो पहले के जैसे सेम ना हो, चाहे उनसे एक ज़्यादा हो, अगर वो भी आ गए हैं जैसे ये 2 लिखते हैं तो एक इनसे अलावा एक और भी हो जाए, तो या इनसे हट के कोई और भी हो जाए, तो चाहे उसमें 2 एलिमेंट भी हो जाए चाहे एक हो जाए, वो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SB, तो ये मैंने 3 इनके बाइनरी रिलेशन लिख दिए हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, तो तीसरे में यही कहा गया राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट R। सेट R के जो एलिमेंट है ना AFHS डोमेन होते हैं इन पेयर्स के पहले पहले वाले एलिमेंट्स। तो पहले पहले वाले एलिमेंट्स को अगर तमाम का सेट बनाया जाए तो वो सेट R के इक्वल हो, तो वो हमने यानी कि इसका डोमेन R के इक्वल हो, तो हमने कौन से बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। वैसे तो आप इसके अंदर से भी लिख सकते हैं, एक पहला A के साथ B कर लें, ये इसके अंदर भी है, एक ही काफ़ी है। फिर एक F के साथ, क्योंकि हमने ये वाले एलिमेंट लेने ना, अब F के साथ कोई एलिमेंट कर लें। F के साथ देखो ये सारे हैं, इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं जिसके में पहला F हो, चाहे F के साथ B वाला ले लें चाहे F के साथ J वाला ले लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस उसमें डोमेन की कंडीशन है कि डोमेन में ये वाले तमाम एलिमेंट आते हों। अब H के साथ भी कोई वाला, इन चारों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, H और E ही लिख लें चाहे आप। अब तीसरा इसका जो एलिमेंट S है, आप S के साथ एक पेयर लिख लें, S के साथ आप चाहे N लिख लेते हैं। चलो अब देखिए, अगर आप इनका डोमेन बनाते हैं तो वैसे आपको बता देता हूँ, बनाना ज़रूरी नहीं था शायद। डोमेन होते हैं इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इसका A है, इसमें F है, इसमें H है और इसमें H है, S है। तो देखें ये इनका डोमेन जो हो गया ये किसके इक्वल हो गया, ये R सेट के इक्वल हो गया, AFHS। तो ये उनकी कंडीशन थी कि ये वाले पेयर हमने लिखने थे, तो ये वाला रिलेशन हमने बनाना था, ये कंडीशन थी। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए अब ये भी लिख दी। अब चौथे पार्ट में ये है कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखें जिसका रेंज इक्वल टू सेट S के हो, जिसका रेंज इस सेट के इक्वल हो। अब इसका रेंज जो होता है वो S सेट के इक्वल लाने के लिए, S सेट ये है ना BEJN, हम इसमें वो वाले पेयर उठाने हैं जिसमें ये वाले S के तमाम एलिमेंट होंगे, जिसमें पहला B है, पहले एक B जिसमें बाद में B हो, एक वो वाला पेयर ले लिया, B के बाद E है दूसरा एलिमेंट। तो आप चाहे यहाँ से ले लें फिर भी ठीक है, चाहे कि अगर हम पहले 4 भी लेते हैं ना तो इसका जो रेंज होगा ना, रेंज जो बाद वाला एलिमेंट है वो रेंज इस S सेट के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे भी कोई बात नहीं है कि हम ये चारों चाहे ये जहाँ से उठा लें, चाहे आगे से उठा लें, जैसे B वाला यहाँ से उठा लिया, E वाला यहाँ से उठा लें और जो J वाला यहाँ से उठा लें और N वाला यहाँ से उठा लें, तो ये वाले 4 पेयर भी लिखेंगे, फिर भी उसका जो रेंज होगा ना, रेंज होता है बाद वाले एलिमेंट, वो इसी S सेट के इक्वल ही होगा। तो चाहे हम शुरू वाले 4 उठा लें वो भी एक ही बात। तो इसका रेंज देखें, रेंज होते हैं बाद वाले एलिमेंट्स, तो B, E, J और N, तो ये तमाम एलिमेंट इस S सेट के इक्वल हैं। तो कंडीशन यही थी कि इसका रेंज S सेट के इक्वल हो, इक्वल टू S सेट। तो ये वाले हमारे वो थे जो रिलेशन, ये वाला हमने चूज़ करना था। अब इसका जो 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट में है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट R एंड रेंज इज इक्वल टू सेट S। डोमेन उसका सेट R के इक्वल हो और रेंज उसका सेट S के इक्वल हो, वो वाला हमने बाइनरी रिलेशन चूज़ करना है। ये मैंने बाइनरी रिलेशन के लिए लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी R सेट था, यहाँ पे भी R वो लिखते तो बच्चे डबल माइंड हो जाते हैं। अब देखिए, पहला हम लिखते हैं जिसमें A के साथ B हो, A के साथ B हो। फिर दूसरा वो लिखते हैं जिसमें F के साथ E हो, F के साथ E, ये वाला F के साथ E। इसमें ये हो जाएगा कि इसमें पहले जो एलिमेंट है, जो पहले सेट के एलिमेंट भी आते जा रहे हैं सारे, और दूसरे सेट के भी एलिमेंट सारे आते जा रहे हैं। फिर H के साथ J हो, H के साथ ये वाला, और चौथा कॉलम जिसमें S के साथ N हो।
अब देखें ये जो हमने बाइनरी रिलेशन बनाया है इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ, इसको आप कह लें बाइनरी रिलेशन कह लें, वैसे आर लिखना चाहिए। तो अब इसमें देखें इसका जो डोमेन है पहले वाले एलिमेंट ए एफ एच एंड एस, ए एफ एच एस, ये कौन से सेट के इक्वल हो गया? आर सेट के इक्वल हो। ये कहा था उसका डोमेन आर सेट के इक्वल हो, ये कंडीशन भी पूरी हो गई है। और उसका जो रेंज था, रेंज उन्होंने कहा था, इसका रेंज पहले लिख लें, बी ई जे एंड एन। तो ये देखें इसका जो रेंज है ये एस सेट के इक्वल है। तो ये उन्होंने कहा था कि वो वाले पेयर लिखें जिसका डोमेन आर सेट के इक्वल हो और उसका जो रेंज है एस सेट के इक्वल हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो इस वेन डायग्राम को शेड करना है। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन दिए हुए हैं, इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इनको शेड करना है। इसमें एक ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑपरेशन है। मतलब कि इस वाली डायग्राम को हम 4 दफ़ा बनाएंगे, फिर हर एक के ऑपरेशन का अलग अलग हम शेड करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे शेड करते हैं। तो इसमें देखें कि उन्होंने बुक के अंदर ये जो इसका यूनिवर्सल सेट का जो बॉक्स है रेक्टेंगल ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ सिंपल सर्कल दिए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया है। तो जब भी 2 से ज़्यादा सेट होते हैं तो पहले 2 सेट्स जैसे ब्रैकेट के अंदर है इनका एक स्टेप होता है, फिर इसके आंसर के साथ जो तीसरा सेट होता है उसका जो होता है, जो भी शेड है वो किया जाता है। इसमें देखें कि अब इसमें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, अब ये बी सेट का सर्कल है और ये सी सेट का सर्कल है, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? इसका कॉमन एरिया ये वाला है। ये यहाँ पे दोनों सेट ओवरलैप हो रहे हैं, यानी बी और सी का वो है जहाँ पे ये वाली लाइनें गुजर रही हैं, वो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। अब इसका आंसर जब हो गया, अब इसके आंसर का ए के साथ यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो तमाम एरिया शेड हो जाएगा। कौन से वाला? इसके आंसर का और ए सेट का। तो ए सेट का आप देखें कि ए सेट का ये ए सेट मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएगा, यूनियन में मुकम्मल शेड होता है ये। और इसके आंसर का कौन सा है? इसके आंसर का ये वाला, इसको भी ये वाली लाइनिंग कर दें ये। अब ये वाला हमारा मुकम्मल आंसर है जहाँ पे ये वाली लाइनिंग है। तो इसको हम 2 स्टेप्स में यहाँ पे इसका जो शो कर देते हैं। एक तो जहाँ पे ये अकेली लाइंस हैं वो भी हमारा वही आंसर है, और एक इसके अलावा जहाँ पे ये वाली लाइनें के साथ हमारा ग्रीन एरिया है वो भी हमारा आंसर है। इसका मुकम्मल तौर पे ये वाला आंसर है जहाँ पे ये वाला जो नेट बना हुआ है वो भी, और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ब्लैक में वो भी, ये इसका आंसर है। तो इस वाले ऑपरेशन में भी 3 सेट हैं, इसमें भी ये 2 स्टेप्स के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन है। तो जिन 2 सेट का यूनियन हो उन 2 सेट्स को मुकम्मल तौर पे शेड किया जाता है यूनियन में, मुकम्मल तौर पे बी को और सी को। ये बी सेट है, इसको भी शेड कर देते हैं, और साथ इसका क्योंकि बी का सी के साथ यूनियन है तो हम सी को भी मुकम्मल तौर पे शेड कर देंगे। ये देखें ये हो गया। इसका यहाँ पे लिख भी दें कि जो बी और सी का यूनियन है उसको हमने ये वाली लाइनिंग दी है ग्रीन कलर में। अब इसके आंसर का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मीन वो होता है कि जो इसका आंसर है इसके आंसर के साथ ए का कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, इसके आंसर का और ए सेट का, इसके आंसर का और ए सेट का कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। अब देखिए ए सेट का सर्कल ये वाला है, ये इस सर्कल के अंदर कौन सा इसके आंसर का कौन सा एरिया के साथ ओवरलैप हो रहा है, वो ये वाला हिस्सा है। ये इसको भी हम कर देते हैं, ये जो दरमियान वाला ना ये हिस्सा, ये यहाँ पे ए सेट भी गुजर है और इन दोनों का आंसर भी है। तो ये जो आंसर है ना हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर ये वाला है जहाँ पे ये वाली लाइनिंग भी है और साथ ही ग्रीन शेड भी है ये। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है? बी और सी का कॉमन एरिया ये वाला है जहाँ पे बी और सी दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ये वाला पार्ट है इसका, ये बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका आंसर हो गया। अब देखें
ए में से इसका आंसर माइनस करेंगे, ए में से इसके आंसर का जो पार्ट है उसको निकाल देंगे। अब देखिए ए का सर्कल तो ये वाला है, इसमें से कोई ऐसा हिस्सा है ही नहीं है, इसके आंसर का ऐसा हिस्सा इसके साथ तो कुछ आ ही नहीं रहा कि जो इसमें से निकालने से इसको फ़र्क पड़ जाए। इसमें से इसको निकालने से ये तो पहले ही बाहर है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा ना। बल्कि डिफरेंस वाला ये होता है ना, ए में से इस वाले का आंसर को माइनस करना है, तो इसको माइनस करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेट वही का वही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो वही रहेगा, यानी कि ए सेट ही रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, ये जहाँ पे हमने ग्रीन शेड की है इसका आंसर वो ग्रीन शेड वाला है। ये फाइनल आंसर हमारा ये वाला है। अब इसका जो चौथा ऑपरेशन है, चौथे ऑपरेशन में ब्रैकेट के अंदर पहले ए यूनियन सी है, ए और सी का यूनियन है, मतलब ए और सी सेट को मुकम्मल तौर पे हम शेड करेंगे। ये ए का सर्कल है और ये सी का सर्कल है, इनको मुकम्मल तौर पे शेड करते हैं। ये सी का सर्कल शुरू हो चुका है आगे, ये देखिए। अब इसमें जहाँ पे हमने ये वाली लाइनिंग लगा दी है वो ए यूनियन सी है। अब बी सेट में से इसके आंसर को निकालना है। अब देखें, जब इसका जो आंसर है ये वाला जो मैंने ब्लैक लाइनिंग की है, इस बी सेट में से इसका जो हिस्सा जो भी इस बी सेट के अंदर आ रहा है, बी सर्कल में आ रहा है, वो निकाल देना है, बाकी हमारा आंसर रहेगा। बी सर्कल के अंदर जहाँ पे ये लाइनिंग है उसको शेड नहीं करेंगे, इसके बाहर बाहर इस ब्लैक लाइनिंग से बाहर बाहर हम शेड कर देंगे, यानी ये वाला हमारा आंसर है। जहाँ पे हमने ग्रीन लाइनिंग की है ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। इसमें दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। इसमें जो सेट दिए हुए हैं 3, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट ही चाहिए होते हैं। इसमें एक्स सेट दिया हुआ है ये, और वाई सेट दिया हुआ है, और ये जी सेट दिया हुआ है। इसमें एक बच्चों के लिए 2 किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो होता है कि ये जो इस तरह की सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक तो देखना है कि ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर हैं और ये स्मॉलर देन 20 हैं, 20 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर 19 तक। और जो x के साथ 2 लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि उनके साथ 2 ने मल्टीप्लाई भी होना है। इसी तरह वाई सेट है, इसमें 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो इसमें 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल पहले 6 कह लें, ऐसे 18 तक हो जाएंगे। फिर जी सेट में आ जाता है होल नंबर हैं लेस दैन 20 से छोटे, लेकिन उनको 20 से छोटे जितने भी हैं 0 से लेकर 19 तक उनको 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह करके हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें एक्स सेट है, एक्स सेट को जब हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नेचुरल नंबर हैं स्मॉलर देन 20, तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 20 से छोटा 19 होता है। ये जो 2 होता है ना, ये 2 ने इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ भी लिख दिया। आप इसको 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, इस तरह 19 तक हम ये 2 का टेबल ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 19 दा। तो मैंने कुछ लिख के आगे इस तरह 2 9 3 दा 38 हो जाएगा, तो यहाँ तक लिख दिया है। अब वाई सेट लिख, तो ये वाई में आ जाता है फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के जो पहले नेचुरल मल्टीपल्स हैं वो ये वाले हैं, फर्स्ट 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये पहले 6 मल्टीपल्स हैं, यही टेबल है किसका, 3 का। अब जी सेट लिखते हैं, तो जी सेट में था कि ये सेट होल नंबर से बिलोंग करता है और लेस देन 20, तो 20 से छोटा नंबर जो होल नंबर में 19 होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इधर 6 भी लिखा हुआ था, मतलब कि अब 6 को तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 0 दा 0, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, इस तरह 6 4 दा 24, इस तरह ये सारा चलता जाएगा। और 6 19 दा 114, तो इस तरह करके ये जी सेट आ जाएगा हमारे पास। ये एक्स सेट आ गया, ये वाई सेट है और ये जी सेट है।
अब इसके एलिमेंट्स को देखते हुए हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इसके एलिमेंट यही हैं, तो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, चाहे इसमें जो इंटरसेक्शन है, चाहे इसमें यूनियन की है, तो यही वाले एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स को देखते हुए हमने सर्कल ड्रा करने हैं कि कौन कौन से सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं, कौन से डिसजॉइंट हैं, कौन से सबसेट हैं। आइए इसको देखते हैं। इन तीनों सेट के जब एलिमेंट्स को हम गौर करते हैं तो इन एलिमेंट्स में देखें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों सेट्स के अंदर ही हैं। जैसे इसमें 6 है, 12 और 18, 6, 12 और 18, ये तीनों में हैं। 6, 12 और 18 ये 3 एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेट्स के अंदर हैं। इसके अलावा कुछ एक्स के एलिमेंट हैं उसमें नहीं है, कुछ उसके उसमें नहीं है, कुछ उसके उसमें नहीं है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह करके बन जाएगा। क्योंकि इसके तीनों के एलिमेंट साझे भी हैं, इसलिए ये एक एरिया इसका ऐसा भी होगा कि जहाँ पे तीनों एरिया का, ये तीनों सेट्स का कॉमन एरिया होगा, वो हम दरमियान में लिख देंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जी। अब इसमें मैं तो यही कहूँगा कि सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। हमने एलिमेंट्स क्योंकि सामने लिखे होते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन एलिमेंट्स को देखते हुए हमने ये सर्कल इसके ड्रा किए होते हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है। अब इसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के 2 साइड्स होती हैं, तो दोनों को हमने इस डायग्राम को 2 दफ़ा बनाना है। यूनियन के लिए भी 2 दफ़ा और इंटरसेक्शन के लिए भी 2 दफ़ा। सर्कल ये रहेंगे, पर शेड का डिफरेंस है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में इसमें 3 सेट होते हैं। एक तरफ अगर हमने बाद वाले 2 को ब्रैकेट में किया है तो दूसरी तरफ पहले 2 को ब्रैकेट में किया है, तो बाकी होता सब में यूनियन ही है। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने ये लिख लिया है। तो फिर ये राइट हैंड साइड है। इसमें देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। वाई यूनियन जी। यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में जो भी 2 सेट होते हैं दोनों को मुकम्मल तौर पे शेड करना होता है। ये वाई और जी मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएंगे। ये देखें, अब ये जी सर्कल ये हो गया, यानी y और z का आंसर कौन सा है, जहाँ पे हमने ये लाइनिंग ड्रा की है। अब इसके आंसर के साथ जो भी इसका आंसर है वो और x सेट मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएंगे। x भी शेड हो जाएगा, साथ इसका जो आंसर आया हुआ है वो भी शेड हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट शेड दे देते हैं। तो पहले x को शेड देते हैं, ऊपर से नीचे लाइन कर लेते हैं। ये x मुकम्मल तौर पे शेड हो गया। अब इसका जो आंसर आया था जहाँ पे ये वाली लाइनिंग थी वहाँ पे भी हम ऐसी ही लाइनिंग ड्रा कर देंगे। क्योंकि यूनियन है, यूनियन में x, y, z सब का यूनियन था, इसलिए ये तीनों जो सर्कल थे, तीनों जो सेट थे, ये मुकम्मल तौर पे शेड हो गए। तो ये वाला भी और जिस एरिया में हमारा नेट बना हुआ है वो भी, ये 2 तरह के हमारे इसमें मुकम्मल आंसर में ये दोनों तरह के शेड आते हैं। ओनली जो रेड वाला है वो भी, जहाँ पे नेट बना हुआ है वो भी। तो ये हमारा मुकम्मल तौर पे आंसर है। आंसर नंबर इसको कह दें 1 कह लें। अब राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड में पहले x और y का यूनियन है। x और y, ये x सेट है, ये y सेट है, इनको हम शेड करते हैं। ये x शेड हो गया, साथ ही y भी आ गई है, तो साथ y का भी लाइन खींचते जाते हैं। ये देखिए, ये x का सर्कल x सेट मुकम्मल तौर पे और y सेट मुकम्मल तौर पे शेड हो गया। अब इसका जो आंसर आया उसका अब z के साथ यूनियन, यानी z को भी शेड करेंगे और साथ इसका जो इसका आंसर आया उसको भी हम शेड करेंगे। अब देखें, जो x है, जो z है, पहले z को लाइनिंग लगा दी और साथ इसका जो आंसर था, इसका आंसर था जहाँ पे ये ब्लैक लाइनिंग है, इसके ऊपर भी हमने अब इसके साथ, जब z के साथ इसका आंसर निकालना यूनियन, फिर इसके आंसर को भी हमने दोबारा से शेड करना है, जो z को शेड कर रहे हैं। देखिए ऐसे, तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा जहाँ पे हमारी रेड लाइन लगी हैं। देखें, इसमें भी रेड लाइन जो लगी थी वो मुकम्मल तौर पे तीनों सर्कल को थी, और राइट साइड में भी वो जो रेड लाइन है वो मुकम्मल तौर पे तीनों सर्कल को ही हैं।
तो एट दी एंड हमारा क्या हुआ कि जो एरिया हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर है वही आंसर हमारा राइट साइड का है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी हमारा तीनों सर्कल मुकम्मल तौर पे हमारे आंसर थे और राइट साइड के आंसर में भी तीनों सर्कल मुकम्मल तौर पे हमारे आंसर हैं। तो इससे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना वो भी वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पे हम नीचे तो एंड पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यानी 1 का मतलब ये वन साइड का जो फर्स्ट आंसर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो आंसर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये मैंने वो प्रॉपर्टी पूरी लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इन्हीं सेट्स के मुताबिक हमने डायग्राम तो पहले बनाई हुई थी। पहले हमने यूनियन का एसोसिएटिव जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई की है, अब इंटरसेक्शन की वेरीफाई करते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि सर्कल वही रहते हैं, सिर्फ शेड का डिफरेंस आता है। तो ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसमें देखें कि पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई का जो कॉमन एरिया है वो हम शेड करेंगे। एक्स और वाई का कॉमन एरिया ये दरमियान वाला ये तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का ये, जहाँ पे हमने ये वाली लाइनिंग ड्रा की है। अब हमने देखना है कि इस एरिए का, इस आंसर का जी सेट के साथ इसका जो मुकम्मल आंसर आया ना, इसका जो मुकम्मल आंसर यानी कि ये वाला, इसके साथ जी सर्कल का या जी सेट का कौन सा एरिया कॉमन है, इसके आंसर का और जी सेट के सर्कल का कौन सा एरिया कॉमन है। अब देखिए इसका जो कॉमन एरिया है ये जी सेट है और पहला आंसर ये है, इसमें ये वाला एरिया कॉमन है, ये दरमियान वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये जो एरिया है ज़्यादा नीचे वाला, इसको हमने, ये क्योंकि डबल शेड था, इसमें रेड भी है ब्लैक भी है, तो ये हमने जो रेड और ब्लैक है ये इसका एंड वाला आंसर आ गया, ये आ गया इसका आंसर 1। अब राइट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट के अंदर y इंटरसेक्शन z है, तो y और z का जो कॉमन एरिया है वो हम शेड करेंगे। y और z का कॉमन एरिया ये वाला पार्ट है, ये इसको हमने शेड किया। अब देखें कि इसका जो शेड किया y और z का जो इंटरसेक्शन वो शेड किया। अब इसका जो आंसर और x, इनका जो कॉमन एरिया उसको हम शेड करेंगे। अब देखें कि इसका आंसर और x सर्कल ये वाला है और इसका आंसर ये वाला है, तो इसका इस आंसर का x के साथ जो कॉमन एरिया वो ये वाला पार्ट है ये। तो अगर आप गौर करें कि इसका भी वही वाला पार्ट ही था और इसका राइट साइड का भी एट दी एंड जो आंसर है ना वो वही वाला पार्ट ही है। तो जहाँ पे ये दोनों किस्म के नेट मार रहे हैं, इसमें ये ब्लैक भी आ जाएगा और ये रेड भी आ जाएगा। इसमें देखिए इसका जो लेफ़्ट साइड का आंसर है वो भी वही एरिया है और जो राइट साइड का आंसर है वो भी इसका वही एरिया है। तो इससे क्या वेरीफाई हो गया, इसमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो। तो एंड पे हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया जो कि मैंने स्टार्ट में भी आपको लिखा था, ये वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कि इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया, या फिर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो इसे दोनों में से एक लिखना चाहिए, तो बेहतर होता है कि ये तमाम बोर्ड्स के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। कुछ बोर्ड्स के अंदर ये वाला एक्सेप्टेबल होता है, कुछ में नहीं होता, तो ये वाला सामने एक्सेप्टेबल होता है, तो बेहतर है कि ये वाला लिखा जाए। इस क्वेश्चन में है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। इनका ये वाला जो लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमने वेरीफाई करना है। ये वाले सेट्स दिए हुए हैं इनके मुताबिक, लेकिन इनको वेरीफाई कैसे करना है, इनको वेन डायग्राम के थ्रू हमने इनको वेरीफाई करना है। आइए पहले इन सेट्स को देखते हुए हमने देखना होता है कि इनके सेट्स इसके जो सेट्स के सर्कल है किस तरह से ड्रा होंगे। क्या वो ये सेट ओवरलैप हो रहे हैं या डिसजॉइंट हैं या सब सेट हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग सबसे जो पहला स्टेप होता है ना वो इसमें सर्कल ड्रा करना ही होता है। वो सर्कल ड्रा होते हैं इनके एलिमेंट्स के मुताबिक। अब देखें इसके ए के जो एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव के सारे नंबर हैं और बी के सारे नेगेटिव के हैं। इसका मतलब ए और बी तो आपस में बिल्कुल कोई एलिमेंट भी इसका ओवरलैप नहीं हो रहा, कॉमन नहीं है, तो इनके सर्कल तो बिल्कुल आपस में डिसजॉइंट बनेंगे, यानी अलग अलग बनेंगे। और जो सी है, सी में जो पॉजिटिव वाले हैं, ये जो ए सेट है ये भी इसमें पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, जो बी है कि जो नेगेटिव एलिमेंट है ये भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ीरो है ना वो ना ए में है ना बी में है, तो एक जो ज़ीरो एलिमेंट है ये एक अलग से बनेगा। आइए देखते हैं। लेकिन ये जो दोनों सेट हैं ना ए और बी, ये सी सेट के सब सेट। तो इसमें जो सेट्स दिए हुए थे इन सेट्स के मुताबिक ए और बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनका इस तरह से बनेगा, ए सेट अलहदा से और बी सेट अलहदा से।
एलिमेंट्स अगर ज़्यादा हों तो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन सेट्स का नाम लिख लें। अब जो सी सेट है, सी सेट्स के एलिमेंट ए जो सेट है ये भी सी का सब सेट है और बी भी सी सेट का सब सेट है, और एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बी और सी का नहीं है, वो बाहर आ जाएगा, बाकी ये इसके ऊपर ऐसे करके सर्कल बन जाएगा। ये सी सेट है, इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो आएगा, बाकी सारे जो है ना, अगर आप लिखना चाहें तो आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ कि सिर्फ इसमें एक एलिमेंट बाहर आएगा, बाकी सारे एलिमेंट अंदर ही होंगे। कि जैसे ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इस तरह इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह करके। और ये इसका जो यूनिवर्सल सेट है उसकी रेक्टेंगल बना दी। अब ये हमारा वेन डायग्राम है, इसको अब हमने इनके मुताबिक शेड करना है। तो पहले लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करते हैं, फिर राइट साइड को वेरीफाई करते हैं। तो जब इसके हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो कॉमन एरिया है। तो अब देखें बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये सारा सी है और ये बी है, इसका कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला बनेगा, ये हो गया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि जहाँ पे हमने ये वाली लाइनिंग की है ना, वो बी और सी का इंटरसेक्शन का एरिया ये है। अब अगला स्टेप, अब हमने इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करना है, यानी इसका जो भी आंसर आया उसके साथ ए को भी साथ उसके मिला देना है। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। तो अब इसके आंसर को भी और इसको भी शेड करेंगे, इसका ए को भी शेड कर लें और इसका जो आंसर था ये वाला, इसको भी हम शेड कर लेते हैं। तो ये इसका मुकम्मल आंसर आ गया। अब ये आंसर दो हिस्सों में हो गया कि एक तो जहाँ पे सिंपल जो लाइन है ये वाली, वो भी हमारा आंसर है, और जहाँ पे ये रेड और ब्लैक का नेट बना हुआ है ये भी हमारा आंसर है। तो ये आ गया आंसर 1। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर ये होता है। तो जब ये आ जाए तो फिर पहले वाले को चाहे आप इग्नोर कर दिया करें। तो अब यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, उसकी यानी कि उसका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके साथ वेरीफाई कितना। तो अब इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, एक ए यूनियन बी की और दूसरी है ए यूनियन सी की। तो पहले ए यूनियन बी को हम शेड करते हैं। ए और यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों को हमने शेड करना है। यूनियन में दोनों जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों को शेड करना होता है। इसमें ये ए भी शेड हो गया और ये बी भी शेड हो गया। अब दूसरे वाले में ए और सी को शेड करेंगे। ए ये वाला है और सी में सब कुछ ही आ जाता है। तो इसमें हम ए को भी शेड कर लेते हैं और फिर जब सी को शेड करेंगे, क्योंकि ए और सी का यूनियन है ना, तो सी ये बड़ा सर्कल सी है, सी के अंदर सब कुछ ही आ जाता है। सी के अंदर ये भी आ गया और ये इसमें अंदर सी के अंदर ये भी आ जाता है, सब कुछ सी के अंदर आ गया। तो अब ये शेड करने के बाद हमने देखा कि जो हमने पहले इसकी लाइनें लगाई थी वो इस तरह के हॉरिजॉन्टल थी, जो वर्टिकल थी। फिर जो दूसरी जो लाइन लगाई हैं यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर वर्टिकल लाइन हमने लगाई हैं। तो इनका जो दोनों का आंसर आ गया, यानी कि जो दोनों लाइनें आपस में, यानी कि इसका ब्लैक लाइन थी और इसकी रेड लाइन थी, जो रेड वाली। तो अब हमने फर्दर इन दोनों का कॉमन एरिया देखना है, इस पहले वाले का और इसका कॉमन एरिया कौन सा है। इन दोनों का कॉमन वो होगा जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसका आंसर ये वाला बनेगा जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स हैं, जहाँ पे ब्लैक लाइन्स और जो रेड लाइन्स हैं उसका नेट बन रहा है ऐसे करके। ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा फाइनल पे हुआ, ये जो सर्कल के अंदर नेट है, सिर्फ इन ए और बी सर्कल के अंदर है। तो इस वाले जो पार्ट था हमारा फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड का, उसका भी जो फाइनल आंसर था वो हमारा ये दोनों सर्कल ही थे, इसका भी दोनों सर्कल ही हैं। तो ये आंसर आ गया 2। तो अब दोनों लेफ़्ट और राइट से ये वेरीफाई हो गया कि इसका ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है ये वेरीफाई हो गया कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो एंड पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया।
या नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। इस क्वेश्चन में है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऊपर वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ, लेकिन वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लेकिन ये उसका अपोजिट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये इसको वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो ये सेट दिए हुए हैं पी क्यू आर, 3 सेट्स हैं, तो इसके मुताबिक हमने पहले डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम बनाने का सबसे जो पहला होता है ना, जो हमें सोचना होता है, वो देखना होता है कि इनके एलिमेंट्स के ऊपर हमने गौर करना होता है। जैसे पी के और क्यू के देखें एलिमेंट्स में कुछ सेम आ रहे हैं, इसमें देखें सी डी ई इसमें भी है, इसमें भी है, और इसका ए इधर है, ए भी इधर है, लेकिन ए भी इधर नहीं है, इसका एफ है लेकिन एफ इधर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट उसके इसके इसमें नहीं है, कुछ इसके इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन भी हैं। और जी एच आई जे के, तो ये जो चारों पांचों एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम इन दोनों में नहीं हैं, इन दोनों सेट से अलग हैं। तो ये इन दोनों का जो सर्कल है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और जो आर का सर्कल है ये इन दोनों से डिसजॉइंट बनेगा, इनसे अलहदा बनेगा। तो ये सर्कल बना के फिर हम इसको इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेरीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन सेट्स के एलिमेंट के मुताबिक हम इनके जो होते हैं वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उनको शेड करने की बात बाद में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें देखें कि इसके कुछ एलिमेंट जो हैं सी डी ई, ये 3 इधर भी हैं, ये 3 इधर भी हैं। तो इसके ये वाले एलिमेंट इस सेट में नहीं है, और इसका ये एफ इसमें नहीं है। और इसके ये जो आर सेट के एलिमेंट्स हैं, ये कोई भी सेट ना पी में है ना क्यू में है, इसका सेट अलहदा से बनेगा। तो इन दोनों की डायग्राम इस तरह से बनेगी, पी और क्यू की, ऐसे करके, जिसके कुछ एलिमेंट सेम आ रहे हों, कुछ उसको उसमें ना हो, कुछ उसको उसमें ना हो। तीसरा सर्कल भी इनका कुछ एक दूसरे के ऊपर से वो गुजर जाता है, जिसको ओवरलैप कहते हैं, और कुछ इसका इधर रह जाएगा और कुछ सर्कल इस वाले का इधर आ जाएगा। और जो तीसरा जो सेट है, जो जिसके एलिमेंट इन दोनों के साथ नहीं मिल रहे, उसका सर्कल हम अलहदा से बना लेंगे। तो उसके अंदर उस सेट का हम नाम लिख देते हैं आर। ये ऐसे करके ये जो सर्कल होता है, ये हम चाहे कुछ जगह हो तो ऐसे नीचे इधर इधर किसी जगह पे भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप, ये मैंने राइट साइड पे बनाया तो आप भी राइट साइड पे बनाएं। तो ये इसकी वेन डायग्राम है। अब जो भी इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी कही है, इसी शेप को हम बार बार ड्रा करेंगे और इसके मुताबिक हम इसकी फिर इसको शेड करेंगे। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको हमने वेरीफाई करना है, इस वाली को। तो पहले इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो हमने लिख ली इधर, ये P इंटरसेक्शन इंटू Q यूनियन R। तो पहले ये वेरीफाई करेंगे। तो इसके अंदर पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट में Q यूनियन R है। तो जिन दो सेट का यूनियन मालूम करना हो, उसका मतलब होता है कि उन दोनों को हमने शेड करना है। इसमें यूनियन में Q को भी शेड कर देना है और R को भी। तो ये Q है, इसको भी शेड कर दिया, ये सर्कल मुकम्मल तौर पे शेड है, और आर को भी मुकम्मल तौर पे शेड कर दिया। तो इसका जो आंसर है इस वाले हिस्से का, इस वाले स्टेप का, ये वाला जहाँ पे इस तरह की लाइनिंग लग चुकी है। अब हमने इसका जो आंसर है, यानी इस वाले का जो आंसर है, इसके आंसर और पी सर्कल का देखना है कि कॉमन एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया है जहाँ से ये दोनों गुजर रहे हैं, इसका आंसर भी और पी का सर्कल भी। तो आप देखें कि इसमें पी के सर्कल के साथ ये वाला हिस्सा, इस आंसर का ये वाला हिस्सा जो गुजर है, ये पी का ये पी का और इसके आंसर का ये वाला हिस्सा है जो आपस में कॉमन है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी लग जाएगी और ये वाली लाइन भी, यानी कि जिस एरिया में नेट बन रहा है वो हमारा इसका आंसर है। ये आ गया आंसर नंबर 1। अब हम इसकी ये राइट साइड है, ये बल्कि लिखते हैं, इसका अलहदा से डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका आंसर भी ये वाला हिस्सा ही आता है या कुछ और आता है। अब वही डायग्राम मैंने दोबारा बनाया है और इसमें राइट हैंड साइड को शेड करने के लिए। तो इसमें ये मैं बताता चलूँ कि जब हमने इन एलिमेंट्स के मुताबिक हमने शेड इसके जो सर्कल बना लेते हैं ना, फिर एलिमेंट्स अंदर लिखना ज़रूरी नहीं है।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो अंदर लिख देंगे तो बेहतर है, अगर अंदर नहीं भी लिखेंगे एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स का लिखना ज़रूरी नहीं होता, लिख देंगे तो अच्छा होता है। ये मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अब वही जो है सर्कल मैंने दोबारा ड्रा किए। इसमें पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में पहले पी और क्यू का जो कॉमन एरिया कौन सा है। अब देखें पी और क्यू का कॉमन एरिया, यानी वो एरिया जहाँ से पी और क्यू दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, वो ये वाला है। अब दूसरा पार्ट, अब इसमें P और R का कॉमन एरिया, P और R, इसका कोई एरिया, P का सर्कल ये है, R का सर्कल ये है, इसका कोई हिस्सा भी आपस में एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरा, तो इसका कोई हिस्सा भी नो शेड, यानी कि ये एम्प्टी सेट है, इन दोनों का एम्प्टी है। अब जब इसका और एम्प्टी का यूनियन करेंगे तो यूनियन में दोनों ही प्लस हो जाते हैं। अगर एक में कुछ भी नहीं है तो एक सेट वाले होते हैं वही इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनके यूनियन जब करेंगे तो इसके यूनियन में एक तो इसका तो है ही कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला एज इट इज़, यानी कि ये समझिए कुछ भी नहीं है, सिफर है, तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वही इसके आंसर हो जाएगा यूनियन के अंदर। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे ना तो एक सेट अगर एम्प्टी होता है, एक में जो एलिमेंट होते हैं वही उन दोनों के यूनियन का आंसर होता है। तो इसका आंसर भी वही होगा जो ये वाला है। तो ये इसका आंसर 2 है। तो आप इसको अलहदा से शेड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, बाद ऐसे भी कह देते हैं कि यार ये तो आंसर पहले का था, आपने इसका यूनियन में क्या शेड किया, तो हम यूनियन में इस पहले के आंसर को, और दूसरे का तो है ही एम्प्टी, उसका तो कोई एरिया था ही नहीं, तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला, यहाँ पे हमारा ये वाला शेड है, यहाँ पे नेट बना हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखें इसका जो आंसर था, इसका आंसर भी वो नेट वाला एरिया था ये वाला, और इसका जो राइट साइड है इसका आंसर भी ये नेट वाला एरिया है। तो अब नीचे अब हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इनको ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि दोनों साइड्स के आंसर तो ये देखें कि मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है फ्रॉम 1 and 2, यानी जो आंसर 1 आया है उसके मुताबिक और जो आंसर 2 आया उसके मुताबिक जो इनका शेडेड एरिया वो दोनों का सेम है, इक्वल है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट। एक इसमें यूनिवर्सल सेट है और बाकी ए और बी उसके सबसेट हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि वो टोटल उनकी जो तादाद है ए और बी की वो ये है, आगे उनके ये सबसेट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ए 60 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट बी ये 48 है। ए और बी का जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 20 है, और इनका जो यूनिवर्सल सेट यानी टोटल तादाद एलिमेंट की 90 है। इनके मुताबिक पहले हम इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर इनको इसमें शेड वाली बात तो नहीं है, सिर्फ वेन डायग्राम ही बनानी है हमने। आइए देखते हैं। तो जैसा कि इनके एलिमेंट्स की तादाद से पता चलता है कि टोटल एलिमेंट्स तो उसके हैं 90 हैं। 90 में से जो 20 वो हैं जो ए में भी हैं और बी भी हैं, ये इनके साझे हैं, ठीक है ना। तो अब इसका यानी ओवरलैप हो रहे हैं। इसका सर्कल जो ए का बनेगा ऐसे करके, क्योंकि इसमें ओवरलैप भी हो रहे हैं, ऐसे करके। ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर ए लिख लें और ये बी लिख लें। अब सबसे पहले इनके कॉमन एरिया में वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं जो इंटरसेक्शन में होते हैं। इंटरसेक्शन में है 20, तो 20 तो हो गए ये। अब इसमें देखें कि जो ए के हैं, ए के टोटल हैं 60, 20 ये और बाकी कितने रह जाते हैं 40। अब देखें ए सर्कल के अंदर टोटल बन जाते हैं 60, इस 40 और 20 60 हैं टोटल। तो अब इस तरह बी के टोटल 48 थे, 48 में से 20 कॉमन में चले गए हैं, बाकी रह गया 28। अब बी के सर्कल के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है 20 और 28 बन जाते हैं 48, ठीक हो गया। तो अब देखें कि इसमें ये जो 20 होता है ना, जो इंटरसेक्शन का होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला 20 इसके साथ भी है, ये वाला 20 इसके साथ भी है। तो अब अगर इन सब को प्लस किया जाए, 40 और 20 बन जाता है 60 में 20 प्लस किए तो 80 और 8 88, ये बन जाते हैं 88 और टोटल तादाद थी 90। अब कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इस ए और बी से बाहर हैं,
तो ये टोटल 90 हैं, ये 88 हैं। तो 90 में से माइनस किए 88, तो बाकी रह जाते हैं 2। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं जो ए और बी से बाहर हैं। तो ये बेटा इसकी वेन डायग्राम बन चुकी है। फिर भी मैंने इन वैल्यूज़ को कुछ फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर देता हूँ कि अगर कोई डिमांड करता है कि आप इसकी कोई कैलकुलेशन या वर्किंग भी शो करें तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब ए और बी के एलिमेंट्स की टोटल तादाद, एलिमेंट्स ऑफ ए 60 हैं, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी 48 है, और इनके जो कॉमन है वो है 20। इन दोनों को प्लस किया तो 108, 108 में से 20 माइनस किया तो 88। 88 तो आगे ए बी की तादाद, ठीक हो गया। अब जो ए बी के अंदर नहीं है उनको कहते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी जो ए और बी के अंदर नहीं है वो हो जाता है इसका अपोजिट। तो हो जाता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं ना वो माइनस करने हैं हमने। इसके टोटल एलिमेंट्स थे 90 और इसके थे 88। तो 90 में से 88 माइनस करें तो वो आ जाएंगे 2। ये 2 वो हैं जो ए और बी के अंदर नहीं हैं। तो ये ए और बी के अंदर है। ये जब इसका कम्प्लीमेंट आता है, ये कम्प्लीमेंट का साइन ऐसे डैश करके भी लगा सकते हैं या फिर ऊपर ऐसे डैश की जगह पे छोटा सा सी भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी मैंने वर्किंग भी दिखा दिया और ये इसका वेन डायग्राम भी बना दिया है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी ये मुख्तलिफ जो डाटा दिया हुआ है इसके मुताबिक हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम में जैसे कि बता रहे हैं कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं 85 हैं, लेकिन जो ए वाले हैं वो 34 हैं और बी की एलिमेंट्स की तादाद 54 है। ए और बी को दोनों को प्लस करें तो वो टोटल बनने चाहिए 60। इसका मतलब कि इन दोनों को प्लस करने से 60 नहीं बन रहा, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों में सेम है, दोनों के कॉमन है, इसलिए वो ये नंबर ज़्यादा बन रहे हैं। तो हम इसको वैसे तो डायग्राम के ऊपर भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल जो पीछे हमने फार्मूला सिखाया था इस फार्मूले के मुताबिक भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला दोबारा लिख लें और इसके अंदर वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब देखें कि ए के एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पे हैं 34 है टोटल और बी के हैं 54। चलो वो बाद की बात है, वो बाद में लिखता हूँ। टोटल है 60। तो पहले मैं फार्मूला वो लिखता हूँ, फिर हम इसमें पहले देखते हैं कि कॉमन कितने। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जो हैं वो 60 दिए हुए, यहाँ लिख देंगे 60। ए के एलिमेंट 34 हैं प्लस बी के एलिमेंट्स 54 हैं और ये इसके कॉमन कितने हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो इन दोनों को चाहे प्लस कर लें तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, 86 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो रह जाएगा इधर ही, इसको उधर ले जाएं या उसको इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं, जैसे मर्जी आप कर लें। तो 60 माइनस 86 ये उस तक जाके माइनस का हो गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इनको माइनस किया तो आ जाएगा 26 और ग्रेटर नंबर का साइन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस काट गया। अब इसके जो कॉमन एलिमेंट्स की तादाद है वो 26 है, तो ये हमारे पास 26 आ चुकी है। तो इसको चाहे आप स्टेट सीधा करके ये सारा इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो इसको ये तो इसका सही तरीका यही है ना। तो बाद अब हम ऐसे भी इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इन दोनों के एलिमेंट्स को प्लस करें 52 और 34 86। तो उन्होंने बताया कि टोटल हमारे एलिमेंट्स की तादाद है जो ए और बी के अंदर ना टोटल एलिमेंट्स हैं 60, लेकिन ये तादाद ज़्यादा इसलिए शो हो रही है कुछ इसमें से कॉमन भी है, यानी कि दोनों तरफ बार बार यानी कि रिपीट हो रहे हैं। कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए जो असल वाली तादाद है ना इन यानी ए और बी के जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, इसमें जो कॉमन है वो भी शामिल हुए हैं ना, इसमें से जो इसकी ओरिजिनल तादाद है ना वो माइनस कर देंगे।
तो इससे ये पता चलता है कि ये 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि डबल हो रहे हैं, वो ए में भी शो हो रहे हैं और बी में भी शो हो रहे हैं, वो 26 हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे है, अगर हम फार्मूले के मुताबिक करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी किया है फार्मूले के मुताबिक वो हो जाता है। अब 26 वो वाले एलिमेंट हो गए जो कॉमन है। अब यहाँ पे देखें कि ए के एलिमेंट टोटल है 34, तो 34 में 26 तो इधर आ गए, तो बाकी कितने रह गए कि इनको पूरा करने के लिए 34 हो जाए 8 रह जाते हैं। अब ए सर्कल के अंदर ये 26 और 8 को प्लस करें तो ये बन जाते हैं 34। अब देखिए बी सेट के अंदर बी के टोटल हैं 52 में 26 से ये आ गए तो बाकी कितने रह गए, 52 में से 26 माइनस करें तो बाकी 26 रह जाते हैं। तो आप देखें कि इसके टोटल जो एलिमेंट्स हैं इन सारों को प्लस करो तो ये टोटल बनते हैं 60। तो इसके टोटल एलिमेंट्स जो थे यूनिवर्सल सेट के वो हैं 85 में से 60 तो इसके अंदर आ गए, 60 तो आ गए ए और बी के अंदर, तो ए और बी से बाहर कितने रह गए, तो ये हमने जिसका होता है ना टोटल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसमें से जो नंबर ऑफ़, अच्छा यहाँ माइनस आना था यार, माइनस इंटू ए यूनियन बी, ये इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी के अंदर नहीं हैं। ए और बी के जो अंदर हैं वो तो है ना ए यूनियन बी 60 है, जो इसका अपोजिट होगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यानी कि ए और बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, इसके टोटल यूनियन के 85 हैं, 85 में से 60 माइनस किया तो बाकी रह गया 25। अब 25 एलिमेंट्स वो हैं जो इसके अंदर नहीं हैं बल्कि ए और बी से बाहर हैं। तो ये बेटा इसकी वेन डायग्राम बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि टोटल 10 बॉयज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन अ किरात कंपटीशन। एक किरात का कंपटीशन हुआ है, उसमें टोटल 10 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। अमंग देम, उसमें अब जो लड़के हैं हानी, ज़ुबैर एंड हैदर रिसाइटेड इन नाफी किरात स्टाइल, ये तलावत करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, स्टाइल होते हैं, उनके नाम रखे होते हैं। ठीक है ना, आम लोगों को उसको इतना नहीं पता होता जितना वो जो किरात से तल्लुक़ रखते हैं ना, जो उलमा कराम हैं उनको इसका ज़्यादा पता होता है, हमें बाकियों को भी पता होना चाहिए। तो जो 3 थे ये वाले, इन्होंने नाफी जो किरात का स्टाइल था ना उसमें किरात की है। इसके बाद अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, ये 4 लड़के हैं, इन्होंने रिसाइटेड इन अल किसाए किरात स्टाइल, इन चारों ने इस स्टाइल में तिलावत फरमाई है। वाइल हसन, जाफ़र एंड उस्मान, ये वाले जो 3 हैं ना, इन्होंने रिसाइटेड इन अल कोफ़ी किरात स्टाइल, इस स्टाइल में इन तीनों ने किरात की है। रिप्रेजेंट बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन नाफी, अल किसाए एंड अल कोफ़ी स्टाइल बाय सेट्स ए बी सी, इनको हर स्टाइल को ए का नाम दे दें, एक को बी का, एक को सी का नाम दे के इनके सेट बनाएं और फिर उसके बाद इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, यानी कि हर सेट के अंदर उसके एलिमेंट भी लिखने हैं। इनके एलिमेंट्स क्या हैं, उन बच्चों के नाम ही हैं। आइए देख, तो क्वेश्चन को देख के हमने जब इनको इनके सेट की फॉर्म में लिखना था, इसमें नाफी किरात स्टाइल जिसको हमने ए का नाम दिया, तो नाफी किरात स्टाइल के पहले ये 3 बच्चों के नाम लिखे थे, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर, ये ए सेट हो गया। फिर अल किसाए जो किरात स्टाइल है, इसको हमने बी सेट का नाम दिया, इसमें नाम आ जाते हैं बच्चों के अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, इसमें 4 बच्चे हैं जिन्होंने इस स्टाइल में किरात की है। फिर अल कोफ़ी, इसको हमने किरात स्टाइल वाले को सी सेट का नाम दिया है, इसमें हसन, जाफ़र और उस्मान, ये 3 बच्चे थे जिन्होंने इसमें इस किरात में पार्टिसिपेट किया है। तो ये तो इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। अब इसका हमने वेन डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम से में रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने देखना होता है कि क्या इसके जो एलिमेंट्स हैं कोई कॉमन हो, कोई किसी का सब सेट हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो इसमें जो नाम हैं सारे नाम ही आप गौर करें तो डिफरेंट हैं, इन तीनों सेट्स के नाम ही डिफरेंट हैं। बाई चांस ऐसा भी नहीं है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हसन नाम होता लेकिन दूसरे सेट में हसन नाम तो होता है लेकिन वो बच्चा कोई और होता, लेकिन नाम सेम होता, तो हम तो कन्फ्यूजन में फंस जाना था ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नाम सारे
डिफरेंट डिफरेंट यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 के नाम डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो सेट हैं ये डिसजॉइंट सेट बनेंगे, यानी ए सेट अलहदा से, बी सेट अलहदा से, और सी को चाहे इधर बना लें या नीचे लिख लें, एक ही बात है, और सी सेट अलहदा से। ये इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो अब जो बात आती है इसके जो अगला पार्ट है इसका कि फाइंड ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। वो जो सेट दिए हुए हैं उनके मुताबिक हमने इन्हीं डायग्राम को हमने उनकी वैल्यू मालूम करनी। तो अब इसके जो फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो वो मालूम करने के लिए मैंने दोबारा से वो वाली डायग्राम यहाँ ड्रा की है। इसके अंदर आप नाम भी लिख सकते हैं, अगर नाम की ज़रूरत पड़े तो हम ए के एलिमेंट कौन से हैं, नाम कौन से हैं, वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, पहले है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, बी और सी का कॉमन एरिया कोई नहीं है। तो जब इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे यूनिवर्सल में से इसका जो कॉमन एरिया वो माइनस कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन एरिया तो इसका है ही कोई नहीं है, इसका तो आंसर आया कोई नहीं है। इसलिए जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे इसके कंप्लीमेंट में इसका आंसर क्योंकि कोई है ही नहीं है, तो जब कॉमन कोई है ही नहीं है तो इस यूनिवर्सल में से कंप्लीमेंट के लिए तो इसी का आंसर माइनस करना था ना, तो इसका आंसर तो कोई है ही नहीं है, एम्प्टी सेट था ये वाला। इसलिए यूनिवर्सल में से हम क्या निकालें, यूनिवर्सल में से कुछ भी निकलेगा, बल्कि यूनिवर्सल सारे का सारा इसका आंसर बन जाएगा। किसका? इस वाले कंप्लीमेंट का। अब इस सारे का आंसर, इस सारे के आंसर और ए का कॉमन एरिया कौन सा है, अब देखें इस सारे कंप्लीमेंट का आंसर ये पूरा का पूरा है, तीनों सर्कल और ये सारा जो रेक्टेंगल ये सारी है, और ए सर्कल ये वाला है। इस सारे का और ए का कॉमन एरिया ये वाला ही है, ये वाला एरिया ए का भी है, और ये वाला एरिया जो था ना ए के अंदर ये सारे का भी था। तो इसका आंसर आ जाता है ये वाला सर ए। अब यहाँ पे हम इसके आंसर में लिख सकते हैं कि इनके बच्चों के नाम क्या हैं, यानी कि ए सेट वाले बच्चे, ए सेट वाले बच्चे कौन से हैं, ये वाले हम ऊपर से ए वाले देख के लिख लेते हैं, हानी, ज़ुबैर और हैदर। अब देखें जो इसके थर्ड पार्ट के अंदर सेकंड उन्होंने ऑपरेशन का पूछा है, तो इसको वेन डायग्राम या इसके एलिमेंट बताने क्या हैं, इसके एलिमेंट बताने के लिए हमने वेन डायग्राम की हम सपोर्ट ले रहे हैं। इसमें देखें पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, ए के ये हो गए और बी के ये हो गए। अब इसका जो आंसर आ गया वो, अभी इसका आंसर निकालना है सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सी कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा सी कंप्लीमेंट, ऐसे होता है ना। तो अब यूनिवर्सल कौन सा सेट है, यूनिवर्सल ये सारी रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है ये वाली, इसमें से सी को निकाल देना है। इन सी सर्कल के अलावा बाकी सारा शेड हो जाएगा, वो इसका आंसर होगा। अब देखें कि इसका आंसर निकालने के लिए यूनिवर्सल में से सी को माइनस करना है, यानी सिर्फ सी शेड नहीं होगा, सी के अलावा बाकी सारा शेड हो जाएगा। अब देखें सी के अलावा, इसके अलावा बाकी सर्कल भी शेड हो जाएंगे, सी के अलावा बाकी सारा शेड हो गया ये। तो अब देखें कि इसका जो पहला आंसर था ए यूनियन बी का आंसर जो हमने रेड लाइन में किया था, ए यूनियन बी का जो हमने रेड लाइन में ड्रा किया था वो, और जो सी कंप्लीमेंट का आंसर है वो हमारा आया है ब्लैक लाइन में ऐसे करके आया है। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया का मतलब होता है जहाँ से इसकी ये लाइन भी गुजर रही है और ये लाइन भी गुजर रही है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट सी। तो इसमें जहाँ से ये दोनों लाइन गुजर रही है ना, वो आंसर हमारा ये वाला है जहाँ पे नेट बन रहा है, ठीक है ना। ये नेट वाला कॉमन एरिया का पूछा है ना, इसका और इसका कॉमन एरिया। सी कंप्लीमेंट का आंसर इस सर्कल के अलावा सारा ही था, और ए यूनियन बी का आंसर सिर्फ ये रेड वाला था।
तो इन दोनों का आंसर का कॉमन एरिया होगा ये जो नेट बना हुआ है, जो इस तरह रेड में ये भी और ये भी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मुकम्मल तौर पे इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने उन बॉयज़ के नाम पूछे हैं तो वो ए और बी के ए सेट के अंदर जितने बॉयज़ के नाम हैं ना वो हम लिख देंगे। ए के नाम ये हैं और बी सेट के नाम ये हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हानी, ज़ुबैर, हैदर, और इसमें आ जाते हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बाद उमर, बिलाल और अली। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये उमर लिखा बेटा जी। तो ये 7 बच्चे हैं जो इसके आंसर में आ रहे हैं, 7 एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये वेन डायग्राम तो हमने बिल्कुल उसी तरह बनानी थी जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी। वेन डायग्राम तो इस क्वेश्चन में सेम है, यही रहनी है। इसी की हेल्प से ही, इसी डायग्राम से हमने अगली जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम करते जाना है। अब इसमें देखें कि ये a माइनस इंटू बी इंटरसेक्शन c मालूम करना है। तो पहले b और c का इंटरसेक्शन, b और c का कॉमन एरिया कौन सा है? b और c का कॉमन एरिया कोई नहीं है, ठीक है ना। ये एक एम्प्टी सेट होगा। अब एम्प्टी सेट का मतलब इसका कोई एलिमेंट भी नहीं है। अब a में से कुछ भी ना निकालो, a में से एम्प्टी सेट माइनस करें तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी a ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस कोई हो नहीं रहा, कुछ एलिमेंट थे ही नहीं। तो अगले स्टेप में तो a के एलिमेंट्स जो a सेट के हैं वही लिख देंगे, उसमें आ जाएंगे इसका जो आंसर है हानी, ज़ुबैर और हैदर। ये 3 नाम थे जो इस सेट के थे ए के, हानी, ज़ुबैर और हैदर ए के थे। क्योंकि इसमें ए सेट ही आंसर आ रहा है ना, इसको माइनस करो तो ए ही बचता है। तो ए के एलिमेंट यहाँ पे हमने लिख देने हैं। अब इस थर्ड पार्ट का जो लास्ट पार्ट है, इसमें इसकी एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मुकम्मल तौर पे हम शेड कर देंगे। इसमें ए भी शामिल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे और बी भी शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ए में से ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको निकाल दें। अगर ए में से ए और बी को मुकम्मल तौर पे निकाल देंगे, बाकी तो बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि ए में से ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों को निकाल दो, फिर क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सिर्फ बचेगा एम्प्टी सेट, यानी कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। जब ए में से ए यूनियन बी ही भी निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 में है 100 कैंडिडेट्स वार अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। टोटल कितने अपीयर हुए हैं, कितनों ने एग्ज़ाम दिए? 100 ने। आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट पास्ड इन मैथ्स, 40 इन साइंस एंड 50 इन हेल्थ। ये हेल्थ भी एक सब्जेक्ट का नाम बेटा होता है। यहाँ पे हेल्थ उसकी सेहत के बारे में समझ लेना, ये भी एक सब्जेक्ट है। और इसमें क्या है, 12 वार पास इन मैथ्स एंड साइंस, यानी मैथ और साइंस का जो इंटरसेक्शन है वो 12 का है। इस तरह 15 इन साइंस एंड हेल्थ, साइंस और हेल्थ का जो इंटरसेक्शन है वो 15 है, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 15 आ जाएगा। इस तरह 20 इन हेल्थ एंड मैथ इंटरसेक्शन जो है हेल्थ है वो 20 है। 5 आर पास इन ऑल, 5 ऐसे थे जो कि तमाम सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो इनका वेन डायग्राम बनाएं, फिर इसमें हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, ये मालूम करना है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, एक तो इन सब का यूनियन भी मालूम करना है। फिर इसके यूनियन का कंप्लीमेंट, यानी ये तो पास हुए वो, एक वो हो गए जो पास नहीं हुए वो, इनका इसका जो आंसर आएगा उसका अपोजिट, यानी उसका कंप्लीमेंट भी मालूम करना है। आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले इनका डाटा लिखते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था वो डाटा मैंने सबसे पहले लिखा है। वो डाटा ये है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो 100 हैं। उसमें से जो मैथ के पास हुए हैं वो 45 हैं,
साइंस के जो पास हुए हैं वो 40 हैं, हेल्थ में जो पास हुए हैं 50 हैं, जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं वो 12 हैं, साइंस और जो हेल्थ में पास हुए हैं वो 15 हैं, हेल्थ और मैथ में जो दोनों में पास हुए हैं वो 20 है, और जो कम से कम तमाम सब्जेक्ट में पास हुए हैं मैथ साइंस हेल्थ उनकी तादाद 5 है। तो सबसे पहला पार्ट है कि इन सारों को हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। इसमें देखें कि इन 3 तरह के इसमें सेट हैं, मैथ साइंस और हेल्थ है। इसमें कुछ मैथ साइंस वाले भी हैं, कुछ साइंस और हेल्थ वाले भी हैं, कुछ हेल्थ और मैथ वाले भी हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, और कुछ ऐसे भी हैं जो तीनों में ही पास हुए हैं, इस तरह करके मैथ का, इस तरह करके साइंस का, और इस तरह करके, यानी कुछ एरिया ऐसा बनेगा जो इन तीनों का कॉमन एरिया होगा। इसके अंदर हम इनके नाम भी लिख देते हैं, जैसे ये मैथ, ये साइंस और ये वाला हेल्थ। अब इनके एलिमेंट्स की तादाद भी अंदर ही इसके लिख देते हैं। तो अब यहाँ से हमने पहले ये देखना है कि मैथ, पहले जो इसके ना कॉमन होते हैं वो लिखने होते हैं। मैथ और साइंस के कितने हैं, मैथ और साइंस के जो कॉमन है वो 12 हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12। इसी तरह आप साइंस और हेल्थ के वो 15 है, साइंस और हेल्थ के ये यहाँ पे आ जाएगा 15, ये 15 हो गया। इसी तरह हेल्थ और मैथ के हैं 20, हेल्थ और मैथ के जो कॉमन है वो 20 यहाँ पे आ गए। अब वो वाले कॉमन जो तीनों के कॉमन है, तो तीनों में से पास हैं, वो है 5। अब यहाँ पे हमने वो लिखना है जो मैथ के इसके बाकी बच गए हैं। अब देखिए कितने बच गए हैं, मैथ के टोटल थे 45 में से ये काउंट कर लें, बाकी जो बच जाएंगे वो इधर लहदा से लिख देंगे। 20 और 5 25, 26 27 में 7 प्लस किया 10 प्लस किया तो 37। अब देखें 37, 45 में से 37 माइनस करें तो बाकी रह जाएंगे 5 और 3 8, ये 8 रह गए इधर। इसी तरह अब साइंस के टोटल हैं 40, तो 40 में से ये प्लस कर लें, 15 और 5 20 और 20 और 10 30 32 में से 40 में से 32 माइनस करो तो बाकी रह जाएगा 8, यहाँ रह गया 8। अब हेल्थ के रह गए, हेल्थ के देखें ये 15 और 5 20 और 20, हमने पूरे सर्कल के अंदर वालों को प्लस करना होता है ना, कि जब मैथ का किए तो मैथ के पूरे सर्कल के अंदर, तो टोटल अमाउंट में से ये दोनों माइनस कर देंगे, बाकी ये रह जाएगा। तो जब साइंस की बारी आएगी तो साइंस के टोटल 40 हैं, साइंस के सर्कल के अंदर पहले ये बन जाते हैं, तो ये जो 32 है, तो 40 में से 32 माइनस किए तो बाकी रह गए 8। अब आ गया इस सर्कल में हेल्थ के, तो हेल्थ के टोटल है हमारे पास 50। तो अब ये देखना है कि 50 में से 15 और 5 20 और 20 40 पहले ही हैं, तो कितने और लिखे कि हमारे 50 पूरे हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 10। तो ये तो वो हो गए 10। अब इन सारों को अगर प्लस करें, ठीक है ना, हम फार्मूले से भी इनको प्लस कर सकते हैं, वही मैं आपको कर देता हूँ। तो नहीं तो हम 100 में से इन सारों को माइनस करें तो वैसे भी ये 7 आ जाता है, लेकिन मैं इसको आपको बाय फार्मूला भी ये आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये तो इसका बेटा फर्स्ट पार्ट था जो हमने किया। तो इसमें अब जो है सेकंड पार्ट में है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो यानी इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी हमने मालूम करना है। तो इसमें ये वाला फार्मूला जो हमने इन तीनों सेट्स का टोटल मालूम करने के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करने का फार्मूला हमने इससे पहले पेज नंबर 58 के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 थी ना, उससे पहले भी हम 3.2 में भी सीख चुके हैं। अगर 3 सेट्स का एलिमेंट्स का नंबर ऑफ टोटल मालूम करना हो, उन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करना है, फिर उन तीनों के जो दो के जो इंटरसेक्शन होती है ना, वो तीनों के इंटरसेक्शन जो हो गए ना, यानी कि ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और सी ए का इंटरसेक्शन, ये माइनस हो जाएंगे, और जो तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो प्लस हो जाता है। अब ए बी सी की जगह पे हम यहाँ पे इन सेट्स के नाम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, एम है,
एस है या एच है वो लिख लें तो भी ठीक है, ऐसे लिख लें तो भी ठीक है। तो मैं जिस फार्मूले की बात कर रहा हूँ पेज नंबर जो मैंने बोला था 58, तो ये वाला सेट है कि जिसमें 3 सेट होते हैं, तो 3 सेट्स के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो ये वाला फार्मूला मैंने अभी लिखा है, जो मैंने आपको दिखाया भी अभी, ये वाला फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूले की जगह पे अब हम एम, एस और एच लिख लेते हैं। तो मैंने आपकी ज़रा कन्फ्यूजन से आपको बचाने के लिए मैंने ज़रा ए बी सी की जगह पे इनकी जो वैल्यू हमने यहाँ पे लेट की थी वो लिख ली है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करते आगे डेट वैल्यू भी लिख देते तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ़ एम, एम के एलिमेंट्स कितने हैं, ये हमारे पास डाटा ऊपर ही है, यहाँ से हम देख के लिख लेंगे। मैथ के एलिमेंट्स जो थे वो 45 थे, जो साइंस के हैं वो 40 हैं, इसी तरह जो हेल्थ वाले हैं वो 50 हैं, इसी तरह जो मैथ और साइंस के ये बोथ में थे वो 12 हैं। यहाँ से मैं देख के बेटा लिख रहा हूँ, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर साइंस और हेल्थ के ये 15 थे, ये भी माइनस हो जाएंगे। फिर हेल्थ और मैथ वाले, हेल्थ और मैथ के ये थे 20, ठीक हो गया। अच्छा आगे वो वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ। अब आगे आ जाती है तीनों वैल्यूओं क्या था 15 और 5, तो ये 5 इसमें प्लस हो जाएगा। अब इन सब को प्लस करें, 45 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 5, और फिर इसमें प्लस 5 इसमें किया तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50 हो जाएंगे 100 140 में से इसको माइनस कर लें तो ये रह जाएगा 93। अब 100 में से इसका मतलब ये हुआ कि 93 वो स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं, जिनको पास का ना स्टैंप लगी है कि ये पास हुए हैं, टोटली फेल नहीं हुए, वो 93 हैं। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट था वो कह रहे थे कि अब वो वाले स्टूडेंट भी बताने आपने जो कि किसी में भी पास नहीं हुए। हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, जो किसी में भी पास नहीं हुए, यानी ये तो वो हैं जो कम से कम एक में पास हुए हैं। इसका अपोजिट यानी इसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बन जाएंगे जो किसी एक में भी पास नहीं हुए, जो कि हमने वैसे यहाँ तो लिख दिया था, मैंने ये 7 निकाल लिया था, लेकिन अब हम इसको ऐसे फार्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका अपोजिट यानी इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे वो 100 थे, तो इनके जो तमाम तीनों के यूनियन का आंसर आया वो 93 है। 100 में से 93 माइनस किया तो 7, तो 7 वो हैं जो कि किसी सब्जेक्ट में भी पास नहीं हुए। एक आंसर ये आ गया, और जो कम से कम एक में पास हुए हैं उसका आंसर ये आ गया। और पहले पार्ट में उन्होंने कहा था कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो वेन डायग्राम इसकी ये वाली बन गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।